अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफ सियासी मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है तो दूसरी तरफ मुबैना धांधली ज़दा इंतखाबात पर एक वाइट पेपर भी उनकी जानिब से जारी कर दिया गया है। ये एक वन एजेंडा वाइट पेपर है जिसमें प्री इलेक्शन, फिर ड्यूरिंग इलेक्शन और फिर पोस्ट इलेक्शन जो उनकी जानिब से एक एलिजेड धांधली की बात की जा रही है उस पर उन्होंने बात की है कि कैसे हमारा पहले बल्ले का निशान छीन लिया गया, उसके बाद हमें कैंपेन्स नहीं चलाने दी गई, हम पे क्रैकडाउन किए गए और फिर किस तरीके से फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अखज़ किया गया और फिर फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट को लाकर हमारे सरों पर बिठा दिया गया और हमारी फतह को शिकस्त में बदला गया। फिर इस सारी चीज़ों का वो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को करार दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराते, मगर वो इसमें बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ से भी कुछ शिकवे किए। उन्होंने कहा कि हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं मगर अभी तक वो सुनवाई के लिए लगी नहीं है। तो मुज़ाकरात से वाइट पेपर तक का जो ये सफ़र है, क्या सियासी टेंशन बढ़ती जा रही है, इसी पर बात कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब, साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, जो वाइट पेपर के निकात सामने आए हैं, जो कंटेंट है इसमें, आप इन तमाम चीज़ों से कितना इत्तेफाक करते हैं और आपको क्या लगता है कि आगे क्या हम देखेंगे कि कोई सियासी मुज़ाकरात होंगे, कोई टेबल पे बैठेंगे आके, या फिर टेंशन अभी बढ़ती देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये देखते हैं रामीन के वाइट पेपर होता क्या है और ये क्यों शाया किया जाता है। देखिए, जब भी कोई हुकूमत या कोई कंपनी अपना प्रोपोगेंडा करना चाहती है, अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस बताना चाहती है दूसरों को और बताना चाहती है कि वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड एंड व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, और उसके बाद ये है कि अगर कोई हुकूमत चली जाती है तो उसकी को पोस्टमार्टम होता है। तो ये वाइट पेपर जो है, ये मुझे इसकी समझ इसलिए नहीं आई कि टेक्निकली स्पीकिंग ये वाइट पेपर नहीं बनता, ये तो इनकी डिमांड्स हैं और इसमें तो ये तो सब इतनी देर से हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इस वाइट पेपर में क्या चीजें उन्होंने 4-5 ऐसी की हैं जो कि मुझे लगता है कि वो जो मुज़ाकरात की हम सुन रहे थे ना कि मुज़ाकरात होने हैं, जी जी, तो अगर वो हो सकते हैं तो वो पॉइंट्स कौन से हैं जो कि वाइट पेपर के जरिए हमें बता दिए गए हैं। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के लिए। सही है। दूसरा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है। तीसरा ये कि ECP के आप वो जो प्रेसिडेंट चैंपियन जो भी हैं उनको आप फारिग करें, सिकंदर साहब को। सुप्रीम कोर्ट जो है वो PTI के पेंडिंग मैटर्स और पेंडिंग केसेस सुने। इस्लामाबाद की 3 सीटों की बात की है उन्होंने और फॉर्म 45-46 का। इनमें से एक पॉइंट भी इनका मौजूदा हुकूमत नहीं मानेगी, फुल स्टॉप। पहली बात ये। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आपको असल में इंसाफ कहां से चाहिए। आपको इंसाफ अगर पाकिस्तान के अंदरूने पाकिस्तान अगर आपको इंसाफ चाहिए, यहां की अदालतों से चाहिए, यहां के इदारों से चाहिए, तो फिर ये 9-10 मई क्यों किया आपने? फिर आप ये IMF को खत क्यों लिखते हैं? सही बात। फिर आप मुख्तलिफ जो जरीदे हैं बाहर के उनको खतूत लिख के तो आप ये इदारों के बारे में गलत बातें क्यों करते हैं? और हो सकता है आपके तई वो ठीक बातें हों, लेकिन आप मुल्क की वो थोड़ी सी यानी सुबकी एम्बैरसमेंट की वजह क्यों बनते हैं? अब ये कि अगर आपको बाहर से इंसाफ चाहिए तो फिर आप पाकिस्तानी अदालतों से क्या मांगते हैं? तो इसमें सबसे पहले खान साहब को और उनकी टीम को ये समझना है कि उनको ये बुनियादी फैसला करना है कि अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, जो कि एक बड़ी हमारे यहाँ बड़ा ग्रुप है, यूँ समझ लीजिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि PTI के साथ ज्यादती हुई है, उनका मैंडेट चोरी किया गया है और एक और हुकूमत बना के जो कि असल में नहीं होनी चाहिए थी वो है। अब सवाल ये है कि आप उसके लिए कितना तैयार हैं और किस किस मकाम पे, किस जगह पे, किस फोरम पे आप कर रहे हैं। तो उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने ये किया कि उधर खतूत भी लिखे IMF वगैरह को और यानी मगरबी जरीदों को और बताया कि जी इदारे हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की। और साथ ही हम जो ट्रोलिंग का सुनते हैं, जी जी, बेशुमार ऐसे यानी सोशल मीडिया पे मौजूद है एविडेंसेस। यहां तक होता है कि आर्मी चीफ को यह कहना पड़ता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और हम पे ना बात की जाए और अपने आप को भी देखा जाए। अब ये हद है,
अब ये हद है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आपने फैसला करना है कि आपके साथ अगर आपके तई ज्यादती हुई है, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं हुई है, उसका अजाला किस तरीके से आपने करना है। और उसमें यह नहीं हो सकता कि पांचों अतराफ में आपने जो है अपने तीर छोड़ दिए कि कहीं तो लगेगा। दूसरी तरफ देखते हैं, हुकूमत अपनी टर्म्स पे बात करेगी। हुकूमत जो है, आप राना सनाउल्लाह के यानी बयानात देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के देख लीजिए, और फिर आपने जिनको चोर डाकू कह कह के आपके कान थक गए, हमारे कान थक गए, आपकी जबान नहीं थकी, वो आपको ये करेंगे, आपको बेजाब्तियों की बात करेंगे। अब तो हुकूमत बन गई, उधर से यानी सुप्रीम कोर्ट से आप कह रहे हैं कि जी ये करें वो करें। सुप्रीम कोर्ट को तो अपने इतने मसाइल पड़ गए हैं, वो 6 जजों का खत ही काफ़ी है, उनके अंदर ही इतनी यानी हिसाब किताब है। फिर आप जब इदारों की बात करते हैं, सीधा सीधा सा एक तो बात मुझे रामीन ये समझ नहीं आती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो एक मकाम है ना, सुप्रीम का मतलब क्या है? ये पाकिस्तान की सबसे आला मर्तबे पे एक कोर्ट है। उसके चीफ जस्टिस को आप ऐसे समझते हैं, ये चीफ जस्टिस कौन है, ये क्या है, इसको यूं कर दे, उसको ये करना चाहिए। ठीक है, मैं कौन होता हूं चीफ जस्टिस को बताने वाला कि कानून की तशरीह क्या होती है? ठीक है जी। अच्छा, अब यह है कि ट्रोलिंग खत्म कर दीजिए, अपने हिसाब किताब ठीक कीजिए और फैसला कीजिए कि आपने इंसाफ लेना है, वो आपने पाकिस्तान से बाहर लेना है या पाकिस्तान के अंदर से लेना है, फिर बात होगी। ठीक है राव खालिद साहब, जहाँ ये सवाल है कि आप आखिर इंसाफ चाहते किससे हैं, साथ ही ये भी सवाल है कि मुज़ाकरात भी आप आखिर किससे चाहते हैं। ये क्लैरिटी नजर आ रही है इन दोनों बातों की पीटीआई के अंदर? देखिए, एक तो मैं पहले वाइट पेपर की जरा बात कर लूँ जी जी, कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में वाइट पेपर जारी नहीं किया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से किया है, इलेक्शंस के हवाले से किया है, वरना इनको ऐसी आगाही होती इंतखाबात के हवाले से कि सारी उम्र याद रखते। तो ये वाइट पेपर का एक तो ये नतीजा निकल सकता है पॉसिबली। अच्छा, उनके मुतालबात जायज़ है। अब वो मुज़ाकरात जो है, अच्छा ये पता क्या होता है, वो मुझे सैफुद्दीन सैफ का शेर याद आ रहा है कि सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो ये अंदाज़े बयां की तब्दीली कभी वाइट पेपर की सूरत में, कभी किसी और सूरत में, सियासी स्टेटस है ना, उसके लिए बड़ा एक्यूरेट आपने शेर सुना है। जी, ये अंदाजे बयां के मुकाबले हैं असल में पार्टियों के दरमियान, विद इन पार्टी और दूसरी जमातों के दरमियान। तो सियासी तौर पे अलाइव रहने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ये गिमिक्स करती हैं। किसी इशू को पकड़ के लगे रहेंगे, गवर्नमेंट का इशू आएगा, जैसे गंदम का आ गया, अभी इलेक्शंस का तो चल ही रहा है, फिर कोई केस उनके हक में हो जाएगा, उसको पकड़ लेंगे, फिर 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर हो जाएगी। केपी में हमें वसाइल नहीं मिल रहे जी, उस पर उनकी कारकर्दगी को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहना, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते रहना। तीसरा जो मैं समझता हूँ, हमारी जैसी सोसाइटी में जहाँ पे अवाम की उम्मीद दिन ब दिन कम ही होती चली जाती है, हुकूमतों के हवाले से हो चुकी है बहुत ज़्यादा महंगाई और जो सूरत हाल है, उसमें अवाम की उम्मीद भी एक तरह से ज़िंदा रखना कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, तो हम ये इनकी ऐसी तैसी, ये कैसे आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं और ये महंगाई जो कर रहे हैं हम इस तरह, तो वो भी एक कह लें किस तरह से वो एक उम्मीद ज़िंदा रहती है। अब आ जाए मुज़ाकरात की बात। मुज़ाकरात पे हमने पहले भी डिस्कस किया था। मुज़ाकरात जिन इश्यूज़, जो मुतालबात हैं इनके, जो इश्यूज़ हैं इनके, वो ऐसे हैं जो हुकूमत से मुतल्लिक एज सच नहीं है। अच्छा, अगर उनको अदलिया से रिलीफ चाहिए तो अदलिया दे सकती है, हुकूमत नहीं दे सकती। ठीक है। अगर उनको इलेक्शन के मामलात में मसाइल हैं तो वो इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल या जो भी है वो उसका फ़ैसला करेंगे। अगर उनको 9 मई के हवाले से कोई रिलीफ चाहिए तो वो भी हुकूमत या इलेक्शन कमीशन या अदलिया के हिसाब में नहीं है, वो ऑब्वियसली जो उसके कंप्लेनेंट हैं, जो दावेदार हैं, और पूरी कौम ही उसकी दावेदार 9 मई की वैसे तो, वो उन्होंने देना है। तो मुज़ाकरात किस चीज़ पे आप करेंगे? क्या आप उस आईनी पैकेज पे करेंगे जो आज डिस्कस हो रहा था जुडिशल कमीशन में कि जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, उस पर आप करना चाहेंगे? कानून साजी नैब के हवाले से क्यों करना चाहते हैं, उस पर आप करेंगे? या और दीगर मामलात जो हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, मईशत के हवाले से?
हुकूमत ये कह रही है, वहाँ से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी ये अपने असल में जो इनके केसेस हैं ये उनसे निजात चाहते हैं और NRO चाहते हैं, इस वजह से ये मुज़ाकिरात के पीछे पड़े। तो NRO ना दे ना, कौन उनको कहता है NRO दे दें आप? इमरान खान कहता था मैं नहीं दूंगा NRO, ये भी कह दें हम नहीं देंगे। ये वैसे तो बहुत सी कॉपीज उसकी करते हैं, नकलें उसकी उतारते हैं बयानों में भी और अपने आमाल में भी, तो ये भी बयान दे दें कि हम NRO नहीं देंगे, ये NRO मांग रहे हैं। तो क्यों कहते हैं मुज़ाकरात करना चाहते हैं? हुकूमत इसरार तो हुकूमत की तरफ से ज्यादा है, अपोजिशन की तरफ से नहीं है। वो जब कहते हैं तो उन्होंने कमेटी बना दी, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बात करनी है, आप अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं इनसे कर लें, ये हमारे मुतालबात हैं, इन पे हम बात करेंगे। तो इसी तरह होता है, अपोजिशन जब ये अपोजिशन में थे तो ये भी नैब खत्म करने की मुतालबात लेके गए थे ना, जब FATF के ऊपर लेजिस्लेशन हो रही थी। तो इसी तरह चलते हैं मामला हमारे सियासत के, लेकिन संजीदगी से, मईशत के हवाले से और पोलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। साकिब, एक तो ये वाइट पेपर के ऊपर अगर आप अपना कोई कमेंट देना चाहें कि आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात लगी। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ के अंदर हम देख रहे हैं कि मुज़ाकिरात को लेकर ही मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। पहले हमने सुना कि उन्होंने कमेटी बना दी है, फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कह दिया कि जी अभी तक तो PTI का मुज़ाकिरात का कोई इरादा नहीं है और बैकडोर मुज़ाकिरात भी नहीं हो रहे किसी के साथ, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं है। अब हम कौन सी स्टेटमेंट पर जाएं? वही डिलेमा है PTI का कि एक ही मौजू पे मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। एक तो जो वाइट पेपर है वो मैंने देखा है, बड़ा तफसीली उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो जिक्र की हैं, लेकिन ये वही सारी तफसीलात हैं जो PTI की रहनुमा किसी न किसी सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये जिक्र करते रहे हैं, लेकिन वो ऑन पेपर ले आए हैं। इसमें जो माजी में जो वाक़यात हुए, जो कुछ उनके साथ होता रहा, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई, उन्होंने उसमें वो जो उनके साथ हुआ वो भी उसमें ऐड किया है। बहुत सारी डिमांड्स भी हैं, डिमांड्स की शक्ल में भी इसमें मौजूद हैं। तो ये एक सिंबॉलिक आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक जॉइंटली एक चीज़ जो है वो सामने लाई है, जो वाइट पेपर है। जहाँ तक आपने डील, मुज़ाकरात या इस हवाले से जो बात की, एक तो PTI में इस वक्त इस चीज़ की कमी है कि जो उनका पार्टी स्ट्रक्चर है वो उस तरह मौजूद नहीं है। फिर जो उनके चेयरमैन हैं या बाकी जो लोग हैं काफ़ी, वो नए आए हैं, उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल उस तरह नहीं था, वुकला हैं, उनमें से हर बंदा अपना अपना एक बयान जो है वो दे रहा होता है, फिर उसकी वजाहतें भी पार्टी कभी तर्जुमान दे रहा है, कभी तर्जुमान और बात कर रहा है, शिबली फराज और बात कर रहा है, उमर अयूब जो है वो और बात कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी आप बात देखें कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें जी हमने पॉलिटिकल फोर्सेस से हमने बात नहीं करनी, ठीक है नहीं करनी, लेकिन आप जो कहते हैं कि हमने किसी थर्ड पार्टी से बात करनी है, तो वो तो मतलब रवाज ही नहीं है कि बैक चैनल बात नहीं हो रही, इस तरह हो रही है, इस तरह हो रही है। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। 2019-20 ये चीज़ें जो है वो चलती रहीं। अब वो हमेशा से जब वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद उस वक्त भी चीज़ें जो मखसूस लोग होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो रिकॉर्ड पे बाज़ औक़ात नहीं आती, लेकिन वक्त जब गुजर जाता है तो पता चल जाता है कि क्या चलता रहा। तो 2019-20, 21 ये आप देखें, फिर 22, फिर अदम एतमाद आया, मतलब जो भी चीज़ें हुई वो अब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी की पॉलिटिकल पार्टी के किसी रहनुमा ने ये नहीं कहा कि हमारी जो है कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात हमने करने हैं, हो रहे हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं, कोई TOR सेट हो रहे हैं, तो ऐसा कोई मतलब सिस्टम होता ही नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि कम से कम PTI को अपनी पार्टी लेवल पे उन पे पता नहीं 70 उनके जो है वो लोग हैं, जो उनकी कोर कमेटी है, वहां पे क्या ये डिस्कशन नहीं होती कि ये बात हमने करनी किस तरह है। वो फवाद चौधरी साहब हैं, साबिक जो PTI में थे और अभी दोबारा से वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी वजाहत की। और वो असल जो पॉलिटिकल विजडम है मेरा ख्याल में वो होता है कि इंगेजमेंट्स बढ़ाई जाए, डील का कुछ नहीं हुआ करता। और इस तरह का उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान साहब जो है वो डील करेंगे तो फिर वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। तो वो असल में जो अल्फाज का चुनाव है, मीडिया हैंडलिंग है, जो पार्टी स्ट्रक्चर है, वो काफी चीजों की कमी जो है वो PTI में नजर आती है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये क्लैरिटी PTI अपने अंदर हमें लाती हुई नजर आए। किसानों के मसाइल जू के तू बरकरार हैं, ऑल्दो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह के दौरान 6,91,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया
और फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। फिर उन्होंने गंदम की स्मगलिंग में सहूलत फराहम करने वाले 31 कस्टम्स एहलकारों की निशानदेही भी की। सेक्रेटरी कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ओहदे से भी हटा दिया। दूसरी तरफ ज़ाहिर तनकीद भी हो रही है अपोजिशन की जानिब से। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ये कह रहे हैं कि गंदम बहरान के ज़िम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फाइज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्यों उन्हें कटहरे में नहीं लाया जा रहा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, इस हुकूमत के पहले एक माह में 6,91,136 मेट्रिक टन गंदम होती है दरामद। उसके बाद निगरान हुकूमत के स्टार्ट सामने आते हैं 27,58,226 मेट्रिक टन गंदम, और उसमें अरबों रुपए लग चुके हैं। और यहाँ पर किसानों की उगाई हुई, अपनी ही सॉइल पर उगाई हुई गंदम पड़ी हुई है और कोई उसे उठाने को तैयार नहीं है। मसला ये है कि हमारे यहाँ एक तो स्ट्रेटजी पॉलिसी वगैरह का तो कोई तस्वर पाया नहीं जाता। यहाँ जो किसी ने मशवरा दे दिया इस तरह कर लें, हम उस तरह कर लेते हैं, आज कोई और मशवरा देगा हम उस तरफ चल निकलेंगे। सितंबर में ये फैसला हुआ था बुनियादी तौर पे कि सितंबर में इंपोर्ट की जाएगी। अब मसला ये है कि उस वक्त जब इंपोर्ट करने का फैसला हुआ सारा ये, तो उस वक्त जो तजावीज़ मांगी गई, मुतल्लिका मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हमारे पास कोई 40 लाख मीट्रिक टन गंदम पड़ी है, अभी हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट की इजाज़त दे दी गई। वो जो आप 27 लाख की कह रही हैं वो पहले इंपोर्ट हुई, फिर 18 इलेक्शन होने के बाद 18 फरवरी को उसको एक्सटेंड कर दिया गया और वो मार्च तक इंपोर्ट होती रही, जो बाद में 6, 7, 8 लाख जो भी हुई 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट हुई। इसमें 3 बेसिकली क्राइम कमिट हुए हैं। नंबर 1 के पहले मसनूई किल्लत पैदा की गई, जबकि आपके पास 40 लाख मीट्रिक टन गंदम मौजूद थी। आपने मसनूई किल्लत गलत आदाद शुमार दे के पैदा की, जिन लोगों ने वो रिपोर्ट दी वो जिम्मेदार हैं। उसके बाद आपने दरामद करने की जो इजाज़त दी वो 2600 से 2900 के दरमियान पर मन जो है इंपोर्ट हुई, और वो 4700 से 4900 के दरमियान बेची गई मार्केट में। ये जो प्रॉफिट की रेशो जो 2000 रुपये कम से कम पर मन जो कमाई गई, मुनाफेखोरी की गई, ये दूसरी उसकी ये है। तीसरा जो है, जो अभी जो किसान जिसको फेस कर रहे हैं, ये क्राइम जो हुआ है किसानों के खिलाफ, तीसरा उसका पहलू ये है। ये 3 इतने बड़े क्राइम हुए हैं, इन तीनों की अलग-अलग तयन करके उनको सजा दी जानी चाहिए। मैं हैरान हो रहा था जो साहब जिम्मेदार थे बुनियादी तौर पर, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का फैसला था, हमारे निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने जो तौजीह पेश की है ना, वो मुझे बल्कि फ्रांस याद आ गई। जब वहाँ पे कैद पड़ा तो उसने कहा कि ये डबल रोटी क्यों नहीं खाते, अगर गंदम नहीं है या फलां चीज़ नहीं है तो ये डबल रोटी खा ले। उन्होंने कहा जी वहाँ सस्ती गंदम बनती है, पैदा होती है, सस्ती करते हैं, हमें सस्ती पैदा करनी चाहिए। तो सब भाई सस्ती पैदा हो गई तो इस तरह करके कोई खरीदेगा कौन? Exactly. खरीदने का मसला है ना, पैदा करने का मसला दूसरा से नहीं है। इनपुट कास्ट जो आपकी होगी उसके मुताबिक आउटपुट होगी। आप निगरान वजीर आजम थे, आपको देखना चाहिए था कि किस तरह ये मसले आप हल कर सकते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ एक अप्रोच बुनियादी तौर पे उसकी ली जाती है। अब मसला इसमें यह है कि जो किसान है वो तो रुल गया है, उसकी तो कंपनसेशन का यानी जो होगा सो होगा। और मैं अप्रिशिएट करूंगा केपी और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को। आज बलूचिस्तान ने भी अनाउंस कर दिए 5 अरब रुपए एलोकेट भी कर दिए पंजाब से गंदम खरीदने के लिए उन्होंने। तो अगर केपी और बलूचिस्तान ने पंजाब के किसान के रेस्क्यू के लिए आना है, उनको बचाने के लिए, उनकी फसल खरीदने के लिए आना है, तो पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है जो पास को जिसके अंडर, तो थोड़ी शर्म, वो क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, थोड़ी शर्म होती है, कोई हया होती है। तो ये चीजें देखने की हैं। आप अभी तक सोचे जा रहे हैं। आपके पंजाब के वजीर क्या बयान दे रहे हैं कि 10% से ज्यादा नमी होगी तो हम गंदम नहीं खरीदेंगे। आप मौसम का हाल देखें, कहाँ पे आपको लेस देन 10% मॉइस्चर की वाली गंदम मिलेगी। तो आप मजीद उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। फिर अच्छा, जिससे आपने खरीदते हैं आपने उसकी रखी है 6 एकड़ वाले मैक्सिमम जो है किसान, तो वो तो बेचारा वैसे ही इसी पे डिपेंडेंट होता है कि उसकी गंदम बिकेगी तो अपने घर का कोई चूल्हा जलेगा, कोई बच्ची की शादी करेगा, कोई अपना कपड़ा लत्ता खरीदेगा।
तो आप उसकी तो बिल्कुल बेड़ा गर्क आप कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के पास तो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो स्टोरेज कर लेते हैं, वो बाद में अपनी मर्जी की प्राइस पे बेचते हैं। तो किसी को कोई ख्याल है, कोई एहसास है? मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पर अगर एहसास हो तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सही बात है। नजमुल साकिब साहब, तहकीकात होनी चाहिए, कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, कंपनसेशन ये ठीक है, इतनी कंपनसेशन बनती है या फिर इसको मजीद स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है, लूप होल्स अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आगे ये मसाइल ना खड़े हों? मैं तो इसको एक लतीफ़े के तौर पे ले रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। क्यों? देखिए, तहकीक तो उस बात की होती है जिसका पता ना हो। मिसाल के तौर पे चोरी हो गई, तहकीक की जाए जी चोर कौन है, चोरी किस तरह से हुई, चोर इस वक्त कहाँ है, चोर को पकड़ा जाए। हाँ। तहकीक तो उस वक्त होती है। सही बात है। जब चोर का मालूम हो कौन है, जब ये पता हो कि ये क्या, मिसाल के तौर पे आपको खबर नहीं है कि कितनी गंदम पिछले 9 महीने में बरामद की गई, क्यों की गई, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता किन्होंने की। क्या आपको नहीं खबर कि सपोर्ट प्राइस जो होती है वो क्या होती है और किसान को उसकी कितनी ज़रूरत है? और क्या आपको ये नहीं पता कि बीज कितने महंगे थे, खाद कितनी महंगी थी? आपको इनमें से किस चीज़ का नहीं पता? क्या आपको ये नहीं पता कि मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कौन से असरार और रुमूज़ हैं जो कि अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब में यानी अपनी शायरी में बताए हैं? क्या आपको नहीं पता? तो मैं तो हैरान सबसे पहले ये होता हूं, जरा मुझे वजाहत तो करके बताइए कि तहकीकात किस चीज की होगी, किस चीज की तहकीक करनी है आपने? आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। असल बात यह है रामीन कि जब आदमी को पता हो ना कि ये तो हमें पता है और इनको हमने लोगों को बचाना है, और मैंने अगर ये बात की तो इसमें तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चचाजाद, मेरे मामूजाद, मेरे अपने खानदान के लोग फंसेंगे। तो वो क्या होता है, कमेटी बना दीजिए, कमीशन बना दीजिए, इसकी तहकीक कराएं और इसका, और साथ में बेचारे मेरे जैसे 4-5 ब्यूरोक्रेट्स को ऐसे करके यक जुम्बश कलम बाहर निकाल दें, ये बताने के लिए। और अगर आप पिछले 4-5 दिनों में देखें ना, आपको लगेगा कई महकमों से आपको सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो दाएं से बाएं होते नजर आएंगे, या सस्पेंड होते हुए नजर आएंगे, या सारे का सारा मलबा उन पे डाला जाएगा। अच्छा, अब ये कमेटियां बननी, ये कमीशन बनने, ये तहकीकात उन चीज़ों पे जो कि ऑलरेडी मालूम हैं, ये पता नहीं कब तक चलेगा। इस वक्त की आखिरी बात देखिए, वो वक्त दूर नहीं है, आपको इस बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। अब वो वक्त करीब आ रहा है, यू हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। और उस वक्त का इंतजार क्यों करते हैं, अभी क्यों नहीं कर लेते? सही बात है। साकिब, जब पता है, ज़ाहिर है, वाज़ेह है, रिपोर्टें आ गई हैं सामने कि किसने कब क्या किया, इस मामले को ख़राब करने में किसका कितना किरदार है, तो फिर कमेटी बनाकर टाइम क्यों वेस्ट किया जा रहा है? मेरा ख्याल है इस हुकूमत का पहला टेस्ट केस है। जब से ये गवर्नमेंट बनी है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इनके लिए ये पहला टेस्ट केस है। अब ये देखना है कि क्या इसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। उसकी वजह यह है कि अभी उनके 4.5 साल, 4.25 साल जो है वो पड़े हुए हैं। अगर उनका जो दौरानिया उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो उससे फिर ये भी इस्टेब्लिश होगा। एक तो पहले एक तासुर है कि हुकूमत की रिट उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए मजबूत। अब दूसरा जो मामला है कि निगरान दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हुआ, और जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है, और जो कुछ आज लाहौर में, पंजाब में किसान जो है वो सरापा एहतजाज हैं, बल्कि जो किसानों के जो लीडर हैं, जो रहनुमा हैं, जो तंजीमें हैं, वो ये कह रही हैं कि जो रेट जो है वो गवर्नमेंट ने निकाला है, अगर उस पे गंदम नहीं निकलती और जो बिक रही है जिस रेट पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना उन्होंने सरमाया लगाया है बगैर कोई मुआवजे के, मुनाफे के, वो जो है वो उस तरह उसको बेचेंगे। और वो भी अभी जो ले के बैठे हुए हैं कि कोई आए और ख़रीदे, और पंजाब हुकूमत अभी तक उसका कोई जो है वो हतमी कोई फैसला भी नहीं कर पा रही। तो अकाउंटेबल ठहराना बहुत ज़रूरी है।
ये मैं ये समझता हूँ कि पॉजिटिव जो है वो ये स्टेप है फेडरल गवर्नमेंट का और वज़ीर आज़म का कि उन्होंने इस हवाले से कमेटी बनाई, तहकीकात हो रही हैं, सारी चीज़ें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हैं। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जिस तरह इसको डिफेंड किया है वो और हैरान कुन है। सही बात है। वो ये कह रहे हैं कि ये टमाटर नहीं है, ये गंदम है, आप 3 साल तक इसको जो है वो महफूज कर लें। तो मतलब ये अजीब सी उन्होंने एक बात की है। फिर वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो है वो महाज खड़ा किया जा रहा है। आप वज़ीर आज़म थे, आपने मंजूरी दी, आपने चीजें देखनी थी। फिर एक और चीज मेरा ख्याल है वो भी देखी जानी चाहिए, और ये उसी वक्त भी होना चाहिए था जब आप जो गैर मुंतखब और टेम्परेरी जो अरेंजमेंट पे आई हुई निगरान हुकूमत को कुछ ऐसे इख्तियारात दे देते हैं जो पीडीएम हुकूमत ने दिए थे। हमारे बहुत सारे बिल्कुल बहुत सारे इश्यूज थे, IMF के साथ मामला चल रहे थे, फिर काफ़ी जो है वो बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से SIFC के इश्यूज थे। तो इस वजह से उन्होंने कोई इख्तियारात में थोड़ी सी नरमी की थी कि जो निगरान हुकूमत है वो भी इस्तेमाल कर सकेगी। अब निगरान हुकूमत ने इस तरह पोर्ट्रे कर रहे थे निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़रा कि वो शायद को 5 साल के लिए आए हुए हैं और 5 साल के को मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और भाई आप जो हैं आए हैं 2-4 माह के लिए, 5 माह के लिए, और डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट है, तो आपको उसी तरह ही एक्ट करना चाहिए था। लेकिन हमें उसी वक्त लगता था कि ये इस तरह चल रहा है। अब गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, जो भी है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिटिकल फिगर्स हों, और उसमें फिर जो सूबाई हुकूमत है या जो भी लोग इसमें जब प्राइवेट सेक्टर से जो भी लोग थे, इन्होंने जो दरामद करने में कहीं ना कहीं जिस का किरदार है वो पिन पॉइंट हो सकता है अगर गवर्नमेंट की जो है विल हो। और एक दफ़ा अगर ये काम उन्होंने कर दिया तो फिर आइंदा से कम तंबीह तो होगी, आइंदा से कोई इस किस्म का एक्ट नहीं करेगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये खबरें आ रही है कि कोई किसी को बचाने के लिए काम कर रहा है, तहकीकात तो हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को बचाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो टॉप पे बैठे हुए हैं उन पर बात आएगी, आनी भी है। अगर आप उनको बचा के नीचे वालों को जो है वो सारा मलबा वो मखसूस कोई लोगों ब्यूरोक्रेट्स पे या उन पे डाल के आप इस मामले को बंद कर देंगे तो फिर सवालात जो है वो उठेंगे। और आइंदा भी फिर हमें फिर इंतजार करना चाहिए कि आज से 1 साल बाद भी कोई नया जो है वो स्कैंडल आएगा और हम इसी तरह जो है वो देख रहे होंगे। आखिरी बात के इसमें जो तहकीकात हो रही हैं अभी, डेफिनेटली उनके खिलाफ अगर कार्रवाई रिकमेंड होती है तो फिर 1-2 जो केसेस हैं मैं उनका हवाला आपको दूंगा कि फिर जो मामला आते हैं अदालती सतह पे तो वो फिर जी बिल्कुल वो कई साल वो चीजें पड़ी रहती हैं। तो उसका भी कोई इन्होंने बंदोबस्त करना होगा ताकि जल्दी इस पर जो है वो तहकीकात आगे बढ़कर को हतमी फैसला भी हो सके। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।